Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और इसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट एडॉन 8। तो आपने देखा है हमने अभी तक 7 कॉन्सेप्ट एडॉन कर लिए हैं, और लास्ट वाले वीडियो में हमने अच्छे से देखा था कि कैसे रोटेशन थ्योरम अपना काम करता है जब भी हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करते हैं, राइट। तो उसके बेस पे ही आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करेंगे पहले लोकस से, लोकस को समझेंगे और फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखेंगे इन कॉम्प्लेक्स नंबर और इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। तो आज की शुरुआत करते हैं विद द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक जो कि है लोकस, राइट। तो अगर इसे आप समझ जाओगे तो आई एम श्योर कि फिर कोई भी इक्वेशन लिखने में ना आपको परेशानी नहीं होगी और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि लोकस होता क्या है। बहुत जगह ये वर्ड सुना होगा, देखा होगा और क्वेश्चंस में आते भी हैं, राइट, दैट यू हैव टू फाइंड द लोकस। एंड आपको कोई इक्वेशन आ गया, अब आपको पूछा जा रहा है कि लाइक व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट, ऐसा होता है। तो जब तक हम लोकेशन को समझेंगे नहीं तब तक हम बता नहीं सकते उसका आंसर। तो यहाँ पे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑन दिस लोकस। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं। अब लोकस होता क्या है? लोकस का मतलब है कि यहाँ पे एक सेट की हम बात कर रहे हैं और उस सेट में बहुत सारे मूवेबल पॉइंट्स होते हैं। दैट मीन्स कैन हैव one movable point also, it can have so many number of movable points also, right। that means यहाँ पे क्या है, a set of all movable points जो कि एक कंडीशन से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स जो सारे जो पॉइंट्स होंगे उसमें वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसी को हम बोलते हैं लोकस। दैट मीन्स वो जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसके अंदर, उस सेट के अंदर जो भी पाथ क्रिएट करेंगे उसे हम बोलेंगे लोकस, राइट। तो ये तो एक डेफिनेशन के फॉर्म में हो गया। इसको समझने के लिए इस पिक्चर पे थोड़ा ध्यान दो। क्या है ये पिक्चर? आपको पता ही है, दिस इज जाइंट व्हील, है ना। और बहुत फेमस सा भी पिक्चर है ये। और यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों का फेवरेट प्लेस होगा ये, इजंट इट। एंड ये जो यहाँ दिख रहा है आपको इतना बड़ा सा जाइंट व्हील, जिसको मतलब हिंदी में हम लोग तारामाछी भी बोलते थे, है ना। तो लेट अस अज्यूम कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो इस पॉइंट पे, ठीक है, ओके। आपके कोई फ्रेंड जो है वो यहाँ बैठे हैं। ऐसे करके बहुत सारे प्लेसेस हैं यहाँ पे, तो हर जगह अपने अपने फ्रेंड्स को बिठा दो, ठीक है। अब इसको जब हम रोटेशन देते हैं, जब ये स्टार्ट होता है, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो बच्चा था यहाँ पे जो आप बैठे हुए थे, यहाँ से उठ के यहाँ चले जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे। दैट मीन्स ये सारे पॉइंट्स, अगर मैं आप सबको, आपके सारे फ्रेंड्स को इंक्लूडिंग आपको, मैं यहाँ अज्यूम कर लूँ एज अ पॉइंट, तो क्या समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट क्या है? मूवेबल है या नहीं है? सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट ये जो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, क्या ये एक प्रॉपर डिफाइंड पाथ में नहीं मूव कर रहे हैं? टेल मी कि क्या ऐसा है कि ये वाला बच्चा उड़ के यहाँ चला गया, ये वाला बच्चा उड़ के वहाँ चला गया? ऐसा तो नहीं है। ये सारे एक प्रॉपर पाथ में डिफाइंड है। और अगर ध्यान से देखो तो अपने सेंटर में जो है, यहाँ सेंटर से हर जगह, जितनी भी जगह पे है बच्चा बैठा हुआ, हर जगह जो डिस्टेंस है वो क्या दिख रहा है हमें? इक्वी डिस्टेंस, इजंट इट? दिख रहा है ना। दैट मीन्स हमें अगर ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, आप समझ ही चुके होंगे कि लोकस कौन सा बना रहा है। दैट मीन्स ये जो पाथ है मूवेबल पॉइंट्स का क्या बना रहा है? एक सर्कल बना रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता है कि सर्कल में सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ कर लो, क्या मिलता है? इक्वल डिस्टेंस मिलता है, उसे हम रेडियस बोलते हैं। दैट मीन्स ये जो इक्विपमेंट है यहाँ पे, उसके साथ यहाँ हर एक बच्चे की जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स इट इज हैविंग अ कंडीशन, और सारे मूवेबल पॉइंट्स हैं, और ये जो पाथ क्रिएट कर रहा है उसी को हम कहते हैं लोकस। और ये जो लोकस है यहाँ वो किसका है? एक सर्कल का। गॉट इट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अब जिन बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है क्रिकेट, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं क्रिकेट से रिलेटेड भी एक लोकस बता दूं, राइट। तो चलो क्रिकेट से रिलेटेड एक लोकस को बुलाते हैं, देख लो। अब यहाँ देखो भाई, एक बैट्समैन है, यहाँ पे अंपायर खड़े हैं, यहाँ पे बॉलर है। अब देखो रिजल्ट भी आ चुका है, आउट का डिसीजन आया है, आउट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो बॉलर का एम होता है वो क्या होता है?
किसी तरह से बैट्समैन को आउट करना, राइट। तो यहाँ पे वो जो बॉलिंग करता है वो किस तरह से करता है, एक ऐसे पाथ में करने की कोशिश करता है सो दैट जब वो टप्पा खाए और उसके बाद सीधा विकेट को हिट करना चाहिए, राइट, है ना, ऐसा ही होता है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि बिल्कुल वो मैच कर रहा है, एकदम विकेट के सामने आया था और फिर यहाँ पे इस तरह से ये आउट हो रहा है, करेक्ट। दैट मीन्स आपको अगर पता हो और अगर इंटरेस्ट रखते हो क्रिकेट में तो आई एम श्योर आपको ये आइडिया होगा कि जब भी हम बात करते हैं क्रिकेट में बॉलिंग की तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिस होती है और वहाँ पे पूरा एक लाइन बना दिया जाता है दैट यू हैव टू ड्रॉप द बॉल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और ऐसे एंगल में होना चाहिए कि इसकी जो हाइट है टप्पा खाने के बाद ज़्यादा ना उठे, विकेट तक ही जाए और एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, तभी वो बच्चा मतलब जो है बैट्समैन वो आउट कर पाएगा, करेक्ट, है ना। दैट मीन्स जो बॉलर है वो बैट्समैन को आउट कर पाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ फिक्स टाइप ऑफ लोकस, करेक्ट। दैट मीन्स ये भी जो है यहाँ कुछ डिफाइंड नहीं है ऐसा कि ये सर्कल बना रहा है या क्या बना रहा है, बट यू कैन सी हमारे पास जो बन रहा है एक फॉर्म, एक पाथ जो बन रहा है वो प्रॉपर कंडीशन पे बेस होके बन रहा है, करेक्ट। तो इसलिए ये भी एक लोकस है, अंडरस्टूड। तो चलो अगर लोकस समझ चुके हो तो अब इसके आगे चलते हैं और बात करते हैं अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दैट मीन्स देख सकते हो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है जहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं बी एंड सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है Z1 एंड Z2, राइट। दैट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें जो चाहिए वो इक्वेशन चाहिए इस ब्लू लाइन का, कैन यू सी दिस, है ना। अगर इस लाइन पे थोड़ा सा फोकस करो तो ये लाइन कर क्या रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन BC को। इसका मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये जो लाइन है वो हर टाइम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। यही कहने का मतलब है। अब इस लाइन के बारे में अगर हमें बात करनी और इसका इक्वेशन बताना है, दैट मीन्स कायदे से अगर मैं बोलूँ तो ये लाइन है क्या, ये लाइन भी तो एक तरह का लोकस ही है, स्ट्रेट लाइन है, लोकस है, और उसमें कंडीशंस क्या क्या है। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट ऑन दिस लाइन अगर ले लूँ, दैट मीन्स अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ, लेट अस अज्यूम ये O है, तो अगर ये पॉइंट ले लूँ तो क्या होना चाहिए, BO का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू OC का डिस्टेंस, करेक्ट, यही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है, लेट अस अज्यूम C1 ले लिया, तो C1 से भी डिस्टेंस B का सेम होना चाहिए, C1 से डिस्टेंस C का सेम होना चाहिए, करेक्ट, ये होना चाहिए। और अगर इन दोनों को पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, यही मतलब है, करेक्ट। दैट मीन्स अगर आप ध्यान दो तो दिस पॉइंट कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन, राइट, कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है एक्सटेंडेड फॉर्म में, इधर भी हो सकता है एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो लेट अस अज्यूम मैं एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ P, और उसका जो कोऑर्डिनेट मैंने लिया है वो Z है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर में है तभी हमने Z लिया। नॉर्मल हमारे पास प्लेन में होते थे, जब हमारे पास रियल प्लेन होता था तो हम क्या करते थे, x, y से डिनोट करते थे, है ना, वही करते थे। तो यहाँ पे P को हमने Z से डिनोट कर दिया, डन। अब अगर ये P जो है उस लोकस में लाई कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर एक स्पेसिफाइड कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि दैट मीन्स अगर मैं इस P को इस O के साथ ज्वाइन करूँ तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, करेक्ट, यही होगा, है ना, यही मतलब है। इसका मतलब अब सोचो इसको डिफाइन करने के लिए, इसके इक्वेशन को निकालने के लिए, इनफैक्ट कहीं पे भी अगर कोई भी इक्वेशन निकालना है ना तो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो गिवन कंडीशंस होते हैं उसको ध्यान में रखो, और उसके बाद अगर इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन किस में निकालते हैं, हम अननोन में निकालते हैं, यही करते थे ना, x y के फॉर्म में निकालते थे। तो यहाँ पे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर में अननोन क्या है, z। दैट मीन्स हमें जो इक्वेशन चाहिए अब वो हमें z के फॉर्म में चाहिए, गॉट द आइडिया। दैट मीन्स अब हमें क्या सोचना पड़ेगा कि कोई भी एक ऐसा रिलेशन बना लो जिसमें कि ये जो Z है वो इंक्लूड हो अलॉन्ग विद दिस Z1 एंड Z2, तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, यही करना है, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। किसी भी इक्वेशन को निकालने के पीछे आपके पास दिमाग में बस ये आइडिया होना चाहिए दैट वी हैव टू थिंक कि वहाँ पे कौन सा रिलेशन है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, और उस रिलेशन को, उस कंडीशन को हमें बस यूज़ करना है इंक्लूडिंग जो भी अपने पास गिवन डेटा है और साथ में एक अननोन डेटा से, ठीक है, अंडरस्टूड। और इक्वेशन बन जाएगा अपने अननोन डेटा में, डन। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ तो अगर मैं इस B एंड P को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, और इधर से इस P एंड C को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दूँ, तो आप मुझे बताओ कि एक ट्रायंगल दिख रहा है, करेक्ट। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ दिख रहा होगा BPC, बट मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, BPO एज वेल एज CPO। कैन यू सी दैट, दिख रहा है ना, दो ट्रायंगल हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि क्या कोई रिलेशन है, ध्यान से देखो एंड सोचो, क्या कोई रिलेशन है।
यस ऑफ कोर्स आई कैन सी सम रिलेशन कि ये वाला साइड इक्वल है, डन। ये वाला जो साइड है ऑफ कोर्स जो इसके ट्रायंगल का भी ये साइड है, दोनों कॉमन है, दैट मीन्स इक्वल है। अब इन दोनों के बीच का एंगल उधर से देखूं या इधर से देखूं 90 डिग्री ही है, करेक्ट। दैट मीन्स कौन सा थ्योरम आ गया, SAS, साइड एंगल साइड। तो जब SAS रिलेशन आता है, थ्योरम आता है, तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि दोनों जो ट्रायंगल है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, बिल्कुल है। सो फ्रॉम हियर हम क्या बोल सकते हैं, दैट ट्रायंगल BPO इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो पहले इसको करना था तो मैंने पहले उसी लिख दिया, ठीक है, चलो, कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, द ट्रायंगल CPO, है ना, बिल्कुल सही। तो अगर कोई भी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब सारा डेटा एक दूसरे का इक्वल होगा, है ना। बट हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए जिसमें Z इंक्लूड हो। तो क्यों ना मैं इस BP और CP को ले लूँ, या तो PB और PC को ले लूँ, किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो मैं अगर BP को लूँ, दिस इम्प्लाइज कि BP इज इक्वल टू CP, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही है। अब BP को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूं तो क्या है, ये B और P के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे लिखते हैं, टेल मी, द लास्ट पॉइंट माइनस द फर्स्ट पॉइंट। तो BP लिख रहे हैं तो दैट मीन्स Z माइनस Z1 का हम लेते हैं मॉडुलस। डू यू रिमेंबर दैट, यही होता है ना, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, CP। दैट मीन्स P का जो एंड पॉइंट है दैट इज Z माइनस C का जो पॉइंट है दैट इज Z2, करेक्ट, विद द मॉडुलस साइन। तो अपने पास ये रिलेशन आया, और यही जो रिलेशन है यही है इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो यही तो लिखा हुआ था यहाँ, है कि नहीं, करेक्ट। तो अगर आप डायरेक्टली सिर्फ इक्वेशन देखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट अगर प्रोसेस समझ चुके हो कि कैसे निकाला है हमने, कैसे उसको हासिल किया है, देन ये कभी भी दिमाग से नहीं जाएगा। क्लियर है। अब इस पे बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, और इसके हम लोग कुछ और भी एप्लीकेशंस भी देखेंगे, सो दैट ये पूरी अच्छी तरह से हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए, करेक्ट। और अब हमारे पास आ चुका है सेक्शन फॉर्मूला इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने देखा था कि जब भी हमारे पास नॉर्मल प्लेन होते थे उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते थे, तो देख सकते हो रिजल्ट सिमिलर टू दैट ओनली है, इजंट इट। जब भी हमारे पास इंटरनल डिवीजन है, इसका मतलब जब भी हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उस फॉर्म में, या तो आप बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दिखाए गए हैं, जहाँ पहला पॉइंट जो B है वो है Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो C है दूसरा पॉइंट वो है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, और उसको कोई भी एक पॉइंट A जो है जिसका यहाँ कोऑर्डिनेट है Z, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है M इंटू M एंड N के रेशियो में, M/N के रेशियो में। तो हम इस Z के बारे में क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, बस आराम से आप जो यूज़ करते थे M इंटू Z2, याद है ना, प्लस N इंटू Z1 अपॉन M प्लस N कर दो, यू विल गेट द आंसर। दैट मीन्स Z को निकालना है तो Z के लिए बस M इंटू Z2 करो। हम यहाँ ऑल्टरनेटली मल्टीप्लाई करते हैं, जो फंडा आप वहाँ लगाते थे जब सेक्शन फॉर्मूला हम देखे थे नॉर्मल प्लेन के फॉर्म में, वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। बट द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, वहाँ पे हम x1 और x2 फॉर्म में और y1 y2 के फॉर्म में करते थे, यहाँ आप डायरेक्टली Z के फॉर्म में कर सकते हो, बिकॉज Z के अंदर ही x और आयोटा y छुपा हुआ है। डन। तो हम आराम से MZ2 प्लस MZ1 अपॉन M प्लस N कर सकते हैं। सो दिस इज द इंटरनल डिवीजन। अब जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या करेंगे, बस इस लाइन को देख लो आप, जहाँ BC है अब क्या है, ये एक्सटेंडेड लाइन हो गया है और A तक हम पहुँच रहे हैं। तो इस A ने क्या किया है, इसे एक्सटर्नली डिवाइड किया है M/N रेशियो में। तो तभी हम B से A का डिस्टेंस जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, M, और C से A का डिस्टेंस क्या लेते हैं, दिस इज नथिंग बट N, करेक्ट। अब बस क्या डिफरेंस था, M इंटू हम Z2 करेंगे एंड देन N इंटू Z1 करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, नीचे भी M माइनस N करते थे, वही है यहाँ देख लो, M इंटू Z2 किया माइनस N इंटू Z1 अपॉन M माइनस N। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगता है, बट ये ध्यान में रखना, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। याद रखना A जो है दैट मीन्स Z जो है वो डिवाइड कर रहा है M/N में, इसलिए जो इनिशियल पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस लोगे वो होना चाहिए पहले M, ठीक है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। और ये रहे अपने पास कुछ रिजल्ट जो कि सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सिमिलर टू द प्लेन वाला फंडा ही है, उसी पे बेस करके है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इफ़ A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ऑफ कोर्स जो A का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम कैसे लिखते थे,
ऐसे ही लिखते थे ना, z1 प्लस z2/2, दैट मीन्स वहाँ पे जब हम प्लेन में बात करते थे तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं z से, तो वैसे ही हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, अगर b पॉइंट है जिसको हम z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर रहे हैं और c पॉइंट है जिसे हम z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर a इसका मिड पॉइंट है जिसे हम z से डिनोट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये इसके मिड पॉइंट में है, इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमें पता ही है कि z कैसे निकाल सकते हैं, m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1 अपॉन m प्लस n होता है, तो m और n क्या है यहाँ 1:1 का रेशियो, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2/2, और वही तो है अपने पास रिजल्ट। डन, क्लियर। चलो अब चलते हैं सेकेंड वाले अपने रिजल्ट पे, जो कि बहुत ही अच्छा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं, सेंट्रॉइड कहाँ आता है, एक ट्रायंगल में। दैट मीन्स जब भी अपने पास Z1, Z2 एंड Z3 आर द वर्टिसेस, दैट मीन्स Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो जो सेंट्रॉइड होगा इसका, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स ये वर्टिसेस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट हुए हैं तो इसके सेंट्रॉइड को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो बहुत सिंपल होता है। तो सबसे पहले तो आई एम श्योर आपको सेंट्रॉइड पता होगा, नहीं है तो चलो रिकॉल कर लो। दैट मीन्स अगर हम वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं जो कि इस लाइन और इस लाइन को इक्वली डिवाइड करता है, Z2 से अगर हम यहाँ से एक प्लॉट करते हैं मीडियन, दैट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, दिखने में भले ही ना लगे, यू हैव टू अज्यूम इट, यू नो माई ड्राइंग राइट। तो ऑफ कोर्स जब इससे आप मिलाओगे तो दैट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, तो जब इस तरह का फॉर्म बनता है तो ये जो भी पॉइंट है दिस इज नथिंग बट G, और G का जो कोऑर्डिनेट है Z, उसको हम कैसे लिखते हैं, इन तीनों ही वर्टेक्स का एडिशन कर दो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई 3, जस्ट लाइक इन द प्लेन जहाँ हम x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करते थे, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करते थे, वैसे ही है। करेक्ट, डन। तो सेंट्रॉइड समझ गए हो, अच्छे से समझ में आ गया है। तो दिस इज द रिजल्ट दैट यू कैन डायरेक्टली यूज इन एनी क्वेश्चन जहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह यूज़ होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप श्योरली पढ़ोगे, बट अभी के लिए यहाँ समझ लो इतनी सारी चीज़ें। आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देखा है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा तो क्लियर होगा आपका। क्या है ऑर्थो सेंटर O, दैट मीन्स अगर अपना ऑर्थो सेंटर जिसको हम O से डिनोट कर रहे हैं, देन सेंट्रॉइड को हम किससे डिनोट करते हैं, G से। ठीक है, तो अगर ये जो है वो G से डिनोट किया सेंट्रॉइड को, एंड सर्कम सेंटर जिसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स अगर ये C है तो ये जो तीनों ही है ना, किसके लिए, एक ट्रायंगल के लिए, आर ऑलवेज कोलिनियर। इसका मतलब ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब कैसे कोरिलेट करोगे, याद है आपको, दैट मीन्स जब भी हम 3 पॉइंट का लेते थे यहाँ पे, या क्या अपना डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या आता था, 0। दैट मीन्स वहाँ से हम बताते थे ना कि वो कोलिनियर है। तो सेम हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ओके, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जब हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये तीनों लाइन जो है वो कोलिनियर होते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि ये जो G है, दैट मीन्स अपना जो सेंट्रॉइड है वो इस OC लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स दिस इज 2:1 का रेशियो। गॉट इट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद कैसे करेंगे, ONGC के फॉर्म में याद कर लो। दैट मीन्स ONGC तो किसी को भी फॉर्म याद ही रहेगा, बिकॉज ये सबकी ड्रीम कंपनी होती है, राइट। तो दैट मीन्स ONGC जो है, तो अब N को हटा दो, OGC इस तरह से 2:1 में डिवाइड होगा। क्लियर। तो सबसे पहले O आएगा, फिर G आएगा, फिर C आएगा। करेक्ट, डन। तो ये बात समझ में आ गई। अब जिन बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है ऑर्थो सेंटर को लेके, सर्कम सेंटर को लेके, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूं तो क्या होता था, ऑर्थो सेंटर जो होता है वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, राइट, अगर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो जिस भी पॉइंट पे सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, दैट मीन्स ऑल्टीट्यूड है, यहाँ पे कोई बाइसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है, दिस इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर। करेक्ट। कैसे याद रखोगे, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थोगोनल से याद रहता है ना कि 90 डिग्री, तो वैसे ही 90 डिग्री से रिलेट कर रहा है तो ऑर्थोगोनल। डन। अब जो दूसरा पॉइंट तो आप समझ ही चुके हो सेंट्रॉइड का। अब जब सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं, सर्कम सेंटर से सर्कल की कुछ डेफिनेशन याद आ रही है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे अगर अपने पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके
वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं और एक सर्कल बनाते हैं तो इसका जो सेंटर होता है वो उस जगह पे होगा जहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सामने वाले लाइन पे साइड पे तो वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे उस पॉइंट को, उस लाइन को, राइट। दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही होता है अपना सर्कम सेंटर। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल एंड परपेंडिकुलर ऑल्सो। सो नाउ दिस इज नथिंग बट योर सर्कम सेंटर C, और यही सेंटर किसका भी होता है, एक सर्कल का, जो कि सारे वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता है। क्लियर। तो ये एक फंडा मैंने बताया वो भी है ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर में, राइट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो दिस इज अबाउट सर्कम सेंटर। अब ये जो O है, ये G है एंड C है, किसके लिए है डिफाइंड यहाँ पे, एक ट्रायंगल के लिए, है ना। तो ये सारे अगर इसी एक ही ट्रायंगल में मैं तीनों को अगर डिफाइन कर दूँ तो उस ट्रायंगल में ये जो तीनों पॉइंट मिलेंगे ना, हमेशा ही हर केस में क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। दैट मीन्स कोलिनियर होंगे, और ये हमेशा ही 2:1 में डिवाइड करेगा G, O एंड C को। डन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम माइंड में बिठा लो। अब एक और रिजल्ट जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट फिर भी मैं आपको देना चाहती हूँ, वो क्या है कि ये जो O, G एंड C हैं, ओके, ये O, G एंड C जो हैं वो तीनों ही पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, कोइंसाइड करते हैं। कब? दैट मीन्स एक ही पॉइंट बन जाते हैं इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आई बात? दैट मीन्स जब भी अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो O, G एंड C जो है वो कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पे हो जाते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस। तो चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हो, ये आया हुआ क्वेश्चन है IIT JEE में 1983 में। 83 तो याद ही होगा, यस, वर्ल्ड कप भी जीता था हमने, तो भूल नहीं सकते आप, यस। तो चलो कमन यहाँ देखते हैं। द पॉइंट Z1, Z2, Z3 एंड Z4, चार पॉइंट्स है, ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, एक पैरेललोग्राम के बारे में बोला गया है, उसके वर्टिसेस कब, किस कंडीशन में होंगे, आपको ये बताना है। तो क्या करोगे, सेम फंडा लगा दो ना। पैरेललोग्राम आपको पता ही है कि ये इसी तरह का दिखता है पैरेललोग्राम। दैट मीन्स अगर ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है और ये Z4 है, करेक्ट। पैरेललोग्राम के बारे में आपको क्या क्या आइडिया है? दैट मीन्स सामने वाले साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये पैरेलल है और इक्वल है। और कुछ आइडिया है? याद करो। दैट मीन्स यहाँ हमें दिख रहा है कि पैरेलल और इक्वल वाले से अगर हम करना चाहें तो कॉम्प्लेक्स ही होगा, कुछ ज़्यादा इजी वाला फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है वो तो नहीं मिलेगा। कुछ इसके डायगोनल के बारे में याद करने की कोशिश करो। यस, दैट मीन्स जब भी हम इन दोनों के, दैट मीन्स इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पे? इसके मिड पॉइंट पे। दैट मीन्स दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, डबल साइन लगा दो नहीं तो इसके बराबर हो जाएगा, एंड यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो डायगोनल को ये क्या करता है, इसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स अगर इस पॉइंट को मैं मान लूँ P, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल ऑल्सो एंड दिस डायगोनल ऑल्सो, इजंट इट? यही होता है, करेक्ट। अब मुझे बताओ, अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट चाहिए, लेट अस अज्यूम वो Z है, तो मैं क्या लिखूंगी? इस P के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये अगर जो साइड है अपना A, B, C और D है तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सिमिलरली P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, है कि नहीं? बिल्कुल। दैट मीन्स P इज हियर द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ऑफ AC as well as that means and BD, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, P के बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ, Z1 प्लस Z3/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Z2 प्लस Z4/2। हमने अभी भी देखा है, करेक्ट, सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट का रिजल्ट। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, 2 कैंसिल, तो Z2, अरे भाई Z2 अच्छे से आ जाओ, नॉट Z2, क्या है यहाँ, Z1 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z4 एंड विच इज द रिजल्ट, देख लो यहाँ पे ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि B जो है वही है अपना करेक्ट आंसर। और देखो कि बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इसे, राइट। तो चलो अब इसके आगे देखें।
और ये ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये है अपने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। मैंने पर्पसफुली आपको हिंट दे दिया है, आप ट्राई करो इसको पॉज करके सॉल्व करने का, ठीक है, फिर मेरे क्वेश्चन के आंसर के साथ मैच करना। करेक्ट, तो क्या है अपने पास, द रीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर विच दिस रिलेशन, जहाँ रियल पार्ट ऑफ ए जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है, इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन या नन ऑफ दीज। तो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा। बिलीव मी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करना है इसे। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, ठीक है, तो दैट मीन्स z माइनस ए अपॉन गिवन है z प्लस ए बार। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया भाई कि a और a बार दैट मीन्स से भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ले सकते हैं, करेक्ट है ना, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर आपको पता है कि मॉड वाला टर्म है तो हम उसे सेपरेट करके भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, दैट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड दैट इक्वल्स टू 1 फ्रॉम हियर। अब इसे अगर मैं उधर लेके जाऊँ, इसकी मॉड है तो आराम से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, है ना सभी, तो दैट मीन्स मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो गया, मॉड ऑफ z प्लस ए बार, करेक्ट, यही है। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मैं इसे z माइनस ए लिखी हूँ और इसे अगर मुझे माइनस के फॉर्म में लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू रिमेंबर ये रिजल्ट हमें कहाँ मिला था, डू यू रिमेंबर दिस, z माइनस z1 इक्वल्स टू z माइनस z2 का फॉर्म है नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, डू यू रिमेंबर दैट, यस था ना अपने पास। दैट मीन्स जब हमने देखा था कि ये z1 था ये z2 था और हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला था z के फॉर्म में, तो हमें क्या दिखा था, z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड, करेक्ट। और यहाँ पे देखो क्या उसी तरह का फॉर्म नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब z1 से z2 को मिलाने वाली लाइन को ये बाइसेक्ट करती थी, तो हमारे पास इक्वेशन मिला था z बाइसेक्ट कर रहा होता था, बट यहाँ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, a एंड माइनस a वाले लाइन को, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होता था, राइट। इसका मतलब जो z है वो मिड पॉइंट होगा a एंड माइनस a को मिलाने वाले लाइन को, राइट, होगा या नहीं, यस। इसका मतलब z इज द मिड पॉइंट, ओके, ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग किसको, ज्वाइनिंग a एंड माइनस a बार, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। सो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस जो भी है माइनस a बार अपॉन 2, यही होगा ना, बिल्कुल होगा ना। जो सी a प्लस माइनस ए बार है इसका मतलब कायदे से a माइनस ए बार बाई 2 है। आपको पता है कि जब भी हम a माइनस ए बार लिखते हैं दैट मीन्स, अगर सोच लो कि अगर लेट अस अज्यूम a अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो a बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। आप मुझे बताओ अगर मैं a माइनस ए बार करूँ तो क्या मिलेगा, माइनस करूँगी, इसका मतलब ये x कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स 2 आयोटा y मिलेगा, मिलेगा ना, दैट मीन्स प्योरली इमेजिनरी मिल रहा है या नहीं, करेक्ट। ये आपको पहले से भी पता होना चाहिए फंडा कि जब हम a माइनस ए बार करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एकदम प्योरली इमेजिनरी। अब a प्लस ए बार अगर करते तो क्या मिलता था, प्योरली रियल। याद है आपको कॉन्सेप्ट हमने पहले ही कर रखा है। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, प्योरली इमेजिनरी टर्म, है ना, तो दैट इज प्योरली इमेजिनरी टर्म। अब जब भी हमें प्योरली इमेजिनरी टर्म मिल रहा है इसका क्या मतलब हुआ, z जो है वो कहाँ लाई करेगा, इसका मतलब आर्गेन प्लेन में z जो लाई करेगा प्योरली इमेजिनरी कहाँ पे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे, इजंट इट, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है। आपको पता है कि प्योरली इमेजिनरी दैट मीन्स यहीं में से कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, ऑन y एक्सिस और नॉट, यस। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लो, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली y एक्सिस। क्लियर, अंडरस्टूड। अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, जहां पे हम डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म की, राइट। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में समझ ही रहोगे एक पैरामीटर होगा। पैरामीटर क्या होता है, दैट मीन्स जो चेंज हो सकता है, राइट, ऐसे ही होता है। और जनरली हम उसको क्या लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, राइट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो क्या है, t है, करेक्ट। तो अब t जो पैरामीटर है वो कुछ इस तरह से अगर आप देखो, उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो तो आई एम श्योर यू विल गेट दिस इक्वेशन।
समझ रहे हो? अभी अभी हमने क्या देखा था, सेक्शन फॉर्मूला देखा था। सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि अगर ये कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं z, ठीक है, जो कि उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो डिवाइड कर रहा है अगर m एंड n रेशियो में, तो क्या मतलब हुआ, m इंटू हम z2 बोलते थे प्लस n इंटू हम z1 बोलते थे डिवाइड बाय m प्लस n, करेक्ट। तो उसी पे बेस करके ये इक्वेशन बना है। अब हमने क्यों यूज किया है सेक्शन फॉर्मूला, आपके दिमाग में आ रहा होगा। सोचो जरा, हमें क्या चाहिए भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। और मैंने एकदम बिगिनिंग में ही लोकस के बाद ही आपको क्या बोला था, जब भी हमें कोई भी इक्वेशन चाहिए होता है, कोई भी गिवन जो हमारे पास सिचुएशन है उसके लिए अगर हमें इक्वेशन निकालना है, मैथ्स में हम क्या करते हैं, देखो फिजिक्स में आप क्या करते हो, डील करते हो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, वहाँ पे चेक करते हो। और हमारे पास मैथ्स में क्या है ना, जितने भी प्रैक्टिकल हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जो भी प्रैक्टिकलिटी में हमारे पास दिखता है सिचुएशन, उन सब सिचुएशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशंस में बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। यही है हमारे पास डिफरेंस। और हम इक्वेशन देते हैं, फिर आप काम करो, ओके। तो हमारे पास जो यहाँ इक्वेशन बनाना है इस गिवन सिचुएशन का, एक स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए, और वो पैरामेट्रिक फॉर्म में, दैट मीन्स जहाँ पैरामीटर चेंज हो रहा हो, वेरी कर रहा हो, उस तरीके से। अगर ऐसा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि कुछ एक रिलेशन जनरेट करें जो कि हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में एकदम सेटिस्फाई हो, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास दो पॉइंट गिवन है z1 एंड z2, राइट, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज गिवन एज वेल एज दिस पॉइंट इज गिवन, ठीक है, दो पॉइंट गिवन है। अब दो पॉइंट अगर गिवन है और हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो क्यों ना मैं एक तीसरा पॉइंट जो कि अननोन है, ये दोनों तो नोन है, तीसरा पॉइंट जो कि नोन है, अननोन है, दैट मीन्स दिस z शुड बी हियर समवेयर ऑन दिस लाइन। अगर समवेयर ऑन दिस लाइन होगा, इसका मतलब भाई अगर स्ट्रेट लाइन है तो अगर वो उस बीच में आएगा, दैट मीन्स वो भी तो उसी स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है। तो जो हमारे पास सिचुएशन है उसको इसने कहीं कुछ गलत नहीं किया है, एज इट इज रहने दिया है। तो अब जहाँ पे भी ये लाई करेगा, लेट अस अज्यूम जो वो पैरामीटर है उस फॉर्म में इसे हमने डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स अगर ये z जो है डिवाइड कर रहा है इस z1 एंड z2 को मिलाने वाली लाइन को फ्रॉम इन द रेशियो ऑफ 1 - t2:t, अगर इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमें क्या पता है कि हम z का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, और कैसे लिखते थे, m इंटू z2, दैट मीन्स 1 - t इंटू हम लिख सकते हैं z2 प्लस n इंटू z1 जो होता था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n इन t इंटू z1 अपॉन क्या होता था, m प्लस n, दैट मीन्स 1 - t प्लस हम क्या लिख सकते हैं, t, करेक्ट, यही होता है। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो 1 - t प्लस t, दैट मीन्स t एंड t कैंसिल होगा तो बचेगा 1, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो t z को 1 को अगर मैं पहले लिख दूँ और फिर यहाँ क्या हो जाएगा -tz2, और फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है देख लो, 1 - t है, दैट मीन्स मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकती हूँ प्लस z2, या तो फिर सिंपल तरीके से tz1 एंड देन प्लस 1 - tz2, ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हो नहीं। और अगर ध्यान से आप देखो तो हमारे पास जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमने इक्वेशन क्या पाया था, यही तो पाया था, दैट मीन्स tz1 प्लस 1 - tz2, जहाँ पे t क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, गॉट इट, बट जीरो नहीं लेंगे, है ना। अगर जीरो ले लेंगे तब तो हमारा बात ही नहीं बनेगा यहाँ पे, राइट। तो तभी हमने क्या किया, एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लिया है। तो समझ रहे हो, सिचुएशन को देखो, रिलेशन को समझो, इक्वेशन अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। तो चलो इसके आगे देखें। अब पैरामेट्रिक फॉर्म को देखने के बाद बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या मतलब है, दैट मीन्स यहाँ किसी पैरामीटर की हेल्प हमें नहीं लेनी है, ओके। दैट मीन्स अब हम क्या सोच सकते हैं कि अगर अपने पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है z एंड z2 को मैच करता हुआ, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ, तो उसका हमें बस इक्वेशन चाहिए। यहाँ कोई पैरामीटर है नहीं तो हम वहाँ पे सेक्शन लॉ नहीं लगा सकते, सेक्शन फॉर्मूला। क्या करेंगे, सेम तरीके से क्या बताया था, कोई भी अननोन पॉइंट है, दैट मीन्स अगर वो स्ट्रेट लाइन में रख दे तो इसका मतलब जो लाइन है उसके सारे पॉइंट से गुजरता हुआ कोई भी एक पॉइंट रख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, इट डजंट मैटर, कहीं पे भी रख लो। दैट मीन्स अगर ये जो z पॉइंट है यहाँ पे हमने रख दिया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा इसी से हमें बनाना है, और ये सारे सिचुएशन को, दैट मीन्स सारे कंडीशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यही मतलब है ना, यस। तो अगर ये सारे कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता है तो सबसे पहला चीज हमें क्या पता है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ, राइट, अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ तो उस स्ट्रेट लाइन में अगर 3 पॉइंट है और उस तीनों पॉइंट को मिला के मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, यू नो दैट 3 पॉइंट है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, बट अगर वो सारे के सारे 3 पॉइंट जस्ट लाइक हियर
अगर ऑन द स्ट्रेट लाइन हो तो उससे जो एक ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा? ऑफ कोर्स 0, राइट? होगा या नहीं होगा? क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। जब बन ही नहीं पाएगा और बनेगा भी तो दैट मीन्स वो सब एक जगह ही जमा हो रहे हैं, दैट मीन्स एरिया क्या मिल रहा है हमें? 0 मिल रहा है, करेक्ट? तो अगर हमें एरिया 0 मिल रहा है तो दैट मीन्स इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी या नहीं? डू यू रिमेंबर जब मैंने ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करी थी तो आपको ये भी बताया था कि जैसे हमने एरिया निकाला है इस जगह पे एक डिटरमिनेंट से भी हम एरिया निकालते हैं। जिन बच्चों को याद नहीं है जस्ट लुक एट दिस, हमारे पास क्या होता था? एरिया ऑफ द ट्रायंगल जब Z1, Z2 एंड Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का, तो हम क्या करते थे? इसको लिखते थे 1/4, दैट मीन्स एरिया वाज 1/4। डिटरमिनेंट अब बहुत सिंपल था याद करना, Z1 ले लो, देन Z2 ले लो, Z3 ले लो कॉलम में, उसके बाद Z1 का कंपोजिट Z1 का कॉन्जुगेट ले लो तो Z1 बार हो गया, Z2 का कॉन्जुगेट Z2 बार हो गया, Z3 का कॉन्जुगेट Z3 बार हो गया, और फिर लास्ट वाले आप कॉलम में 1 1 1 डाल दो, डन। अब इसी का जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो जो भी वैल्यू आती थी हम क्या करते थे? उसी को बोलते थे दैट वाज एरिया, राइट? यही था। अब इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ जाएगी तो 1/4 को तो हम आराम से हटा सकते हैं, राइट? क्योंकि 0 ही करना है। दैट मीन्स अगर इस डिटरमिनेंट में जहाँ पे 3 वर्टिसेस हमें पता थे, राइट, बट हमारे पास अब क्या है? 2 वर्टिसेस तो पता है, Z1 पता है हमें, Z2 पता है, बट दिस Z इज अननोन, क्योंकि हमें तो इक्वेशन चाहिए तो हमें अननोन को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अगर इक्वेशन चाहिए, अननोन को इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे? किसी भी एक वर्टेक्स को हटा दो और वहाँ पे Z को फिक्स कर दो, यही करना होगा। तो चलो Z बार 1 कर दिया, उसके बाद Z1 बार 1, Z2 बार 1 एंड दैट इक्वल्स टू 0 डिटरमिनेंट के फॉर्म में, राइट? तो जैसे इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, डन। क्लियर है? ये बात अगर समझ गए हो तो अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही है आपको, आपने अभी भी क्लासेस की हैं डिटरमिनेंट की। तो यहाँ से हम क्या करते थे? Z पकड़ो, Z1 बार माइनस क्या इंटू 1 माइनस Z2 बार इंटू 1, तो देख लो ये वही टर्म है ना, यस। उसके बाद माइनस आ जाता था साइन, फिर Z बार अगर रखो तो दिस इंटू दिस, दैट मीन Z1 इंटू 1 माइनस Z2 इंटू 1, देख लो ये वाला वही टर्म है, करेक्ट है ना? एंड देन +1, उसके बाद Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2, और देखो ये तो वही टर्म है या नहीं है, एंड दैट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जो सेकेंड इक्वेशन है इसी फर्स्ट इक्वेशन से ही डिराइव हो रहा है, राइट? यही है ना? यारो क्यों नहीं आ रहा? करेक्ट, यही है ना? दैट मीन्स इसी इक्वेशन से हमने इसे डिराइव किया है। तो कुछ बच्चे जो कंफर्टेबल है इसे याद रखने में इसे याद रखो, जो कंफर्टेबल है इसे याद रखने में इसे याद रखो, क्लियर? अब एक तीसरा इक्वेशन जो कि काफ़ी अच्छा सा और इम्पॉर्टेंट सा इक्वेशन है वो भी है हमारे पास इन द नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, और वो कहाँ से आया है जरा सोचो, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और फिर सोच के मुझे बताओ। डू यू रिमेंबर अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स और स्लोप? आप बोल लो। जब हम स्लोप की बात करते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन तो क्या करते थे? स्लोप ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लेते थे, जब 2 पॉइंट हमें पता होता था, तो किसी भी एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो दोनों के स्लोप क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, करेक्ट? इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज देखूं तो क्या मतलब है कि अगर यहाँ लिखना चाहूं तो Z से अगर मैं Z2 का डिस्टेंस देखूं, इसका स्लोप अगर देखूं तो क्या होगा? Z माइनस Z2 अपॉन Z बार माइनस Z2 का बार, या तो बोलो Z माइनस Z2 का होल बार, ऐसे ही निकालते थे। देख लो वही तो है, Z माइनस Z2 बाई अगर Z बार माइनस Z2 बार इधर कर दोगे, दैट मीन्स Z माइनस Z2 अपॉन अगर मैं लिख दूँ Z माइनस Z2 का होल बार, तो उसे मैं यहाँ पे सेपरेट भी कर सकती हूँ, बिल्कुल, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, अब अगर Z1 एंड Z2 को ले ले तो हम क्या लिख सकते हैं? Z1 माइनस Z2 अपॉन इसका कॉन्जुगेट, तो Z1 बार माइनस Z2 बार। अब बस इसको क्या करना है? इस टर्म को हमने इधर ले आया, इस टर्म को उधर लेके गए, तो यही तो आ गया है या नहीं है? करेक्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले सारे टर्म एक साइड और ऐसे वाले टर्म जो उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है उसको एक साइड रखा। दैट्स वाई Z माइनस Z2 किया, देन Z1 माइनस Z2 एंड दैट इक्वल्स टू Z बार माइनस Z2 बार, देन Z1 बार माइनस Z2 बार, राइट? तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाता है। डन, क्लियर है? तो अब नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म को देखने के बाद बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास आया है वो बहुत इजी टू रिमेंबर है और ये मैक्सिमम जगह पे यूज आता है, ठीक है? तो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। क्या है हमारे पास? A बार Z प्लस, अब A बार Z लिया है, बस याद रखना यहाँ पे 3 ही टर्म है, A है, B है एंड Z है, दैट्स ऑल। Z जहाँ पे क्या है? अननोन है, डन। तो अब क्या है हमारे पास? A बार Z, डन। A बार Z किया तो अब क्या करेंगे हम? A को एक बारी
ए अकेला लेंगे और जेड को हम यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा देंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा ए जेड बार एंड देन प्लस एक कांस्टेंट बी कर लो इक्वल्स टू 0, दैट्स ऑल, डन। यही है अपने पास इक्वेशन, जहाँ पे ए क्या होगा, एज यू कैन सी कि उसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट लगाया है, बार रखा है, तो क्या है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ऑब्वियसली, एंड बी एज अ कांस्टेंट है तो तभी इसे हम क्या बोलते हैं, एक रियल नंबर है, राइट। बस ये दिमाग में अगर फिक्स है तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज डन। इसके ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, इसके कैसे इसको हमने डिराइव किया है या क्या, अगर आपको इसको डिराइव करना ही है तो बिलीव मी, अगर आप इस वाले इक्वेशन में, दैट मीन्स हमारे पास जो सेकेंड वाला इक्वेशन आया है, जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आया है, उसे अगर आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मीन्स क्या था अपने पास, यही था ना हमारे पास इक्वेशन, और फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, करेक्ट, इतना ही था। अब अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसे मैं सॉल्व करूँ, देन यू विल सी कि आपके पास कुछ कांस्टेंट के टर्म में आएंगे, तो जिसे हम b यहाँ अज्यूम करते हैं, और जो एक हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसे हम a अज्यूम करते हैं, और हमारे पास इसी फॉर्म का जनरल इक्वेशन आ जाता है। क्लियर? तो आप भी मेरे साथ साथ लिख के प्रैक्टिस कर लो कि इक्वेशन को याद कैसे करना है। ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट करेंगे हम कॉन्जुगेट से, तो a बार इंटू जेड प्लस हम क्या करेंगे, इन दोनों को जस्ट रिवर्स कर देंगे। अब a को विदाउट कॉन्जुगेट लिखना है, z को कॉन्जुगेट के फॉर्म में, तो a इंटू जेड बार प्लस एक कांस्टेंट b रखो, दैट इक्वल्स टू 0, यू आर डन विद दिस। क्लियर? अंडरस्टूड? इसको हम सर्कल में भी बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं, इसलिए जस्ट डू रिमेंबर दिस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर? बिकॉज ये है अपना जनरल फॉर्म। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने के बाद बात करते हैं स्लोप इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। दैट मीन्स जब भी हम स्लोप निकाल रहे हैं और किसी भी एक लाइन का ज्वाइनिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। देखो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक a है और b है, जिसको हमने z1 एंड z2 से रिप्रेजेंट करा है रेस्पेक्टिवली। डन। तो अब इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है, इसका अगर हमें स्लोप निकालना है, दैट मीन्स कायदे से यही करते थे ना कि इसका हमें एंगल निकालना होता था, राइट, यही करते थे। डन। तो स्लोप का मतलब हमें पता है कि एंगल, इसको हमने अच्छे से देखा हुआ भी है। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ ली है तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी बातें, अगर नहीं पढ़े हो तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं हल्का हल्का आइडिया आपको दे देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। स्लोप का मतलब यही होता है, राइट। तो अगर हमारे पास स्लोप हमें पता है कि कैसे हम निकालते थे, y एक्सिस बाय x एक्सिस करके, है ना। अगर आप सोचो कि नॉर्मल डायरेक्शन में, अगर नॉर्मल फॉर्म में हमें इसका स्लोप चाहिए तो क्या होता था, दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस विल बी tan थीटा, और वही होता है स्लोप, राइट। वैसे ही हम निकालते थे। तो अगर आपको याद होगा तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमने जो स्लोप निकाला था वो क्या था, वो तो यही था ना, अगर दो पॉइंट्स होते थे तो हम बोलते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। तो उसी से कोरिलेट करता हुआ आप यहाँ पे देखो कि स्लोप क्या है, या तो आप y2 माइनस y1 बोलो या y1 माइनस y2 बोलो, बिकॉज यहाँ पे अगर माइनस आप कॉमन लोगे तो नीचे भी कॉमन लोगे, कैंसिल हो जाता था, राइट। यही होता था ना अपने पास स्लोप। m की वैल्यू हम ऐसे ही निकालते थे, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते थे, और ये हमारे पास tan थीटा होता था, राइट। तो वो सारा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्स जो नंबर है, हमने अभी पिछले क्लास में भी देखा था, जस्ट बिहेव लाइक अ वेक्टर। तो अगर वो वेक्टर के जैसे बिहेव करता है तो हम ऐसे ही इसको कंसिडर कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर इसे हमने ऐसे कंसिडर किया तो क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार, जस्ट उसका कॉन्जुगेट ले लो आप। डन। क्लियर है? अब इसको उल्टा भी लिख सकते हो, z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। क्लियर? तो दिस इज द स्लोप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। डन। अगर ये आपने समझ लिया तो अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म थे इक्वेशन के, दैट मीन्स जो स्ट्रेट लाइन था उसका हमारे पास जनरल फॉर्म क्या था, a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0, यही था ना। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें कॉम्प्लेक्स स्लोप चाहिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर फॉर्मूले में जाओ तो दिस इज डायरेक्टली माइनस a बाय a बार, जो कि क्या है, कोफिशिएंट, दैट मीन्स माइनस साइन लगाते हुए कोफिशिएंट ऑफ दिस z बार अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस z, एंड डन। यही था। अब ये कैसे आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेट अस अज्यूम जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ना, ये यही वाली स्ट्रेट लाइन है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो यही गिवन है, दैट मीन्स a बार z प्लस a z प्लस b इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस जनरल इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अगर
इस इक्वेशन का जो जनरल दैट मीन्स इस स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन है वो ये है, तो आप मुझे बताओ कि दैट मीन्स कोई भी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है नहीं है? बिल्कुल करेगा, राइट। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट ले लूँ, इसका मतलब अगर मैं Z1 ले लूँ और Z2 ले लूँ, और का मतलब एंड, ठीक है, हिंदी में मतलब और का मतलब एंड, ठीक है, ओके। तो अगर मैं Z1 की बात करूँ, ये भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, अगर मैं Z2 बोलूँ तो वो भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, यही होगा ना। दैट मीन्स अगर Z1 भी सेटिस्फाई कर रहा है तो एक इक्वेशन मैं यहाँ से नोट बता सकती हूँ, क्या होगा, यहाँ से मैं बोल सकती हूँ A बार Z1 प्लस A Z1 बार प्लस B इक्वल्स टू 0, बिल्कुल लिख सकती हूँ। एंड क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ लिख दो, इफ Z1 एंड Z2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो सेटिस्फाई करेगा ही, तभी हमने ये इक्वेशन लिखा है। एंड दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, A बार Z2, दैट मीन्स अगर मैं Z2 को रखूँ इस इक्वेशन में तब भी वो सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज इसी इक्वेशन का लाइन है और इसी इक्वेशन में दो पॉइंट है Z1 एंड Z2, डन। तो अगर A बार Z2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, A Z2 बार प्लस B इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर मैं इसे दोनों इक्वेशन में कुछ सोल्यूशन करने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं सोचो कि यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, दैट मीन्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस अगर 2 कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस करोगे दैट मीन्स ये वाला B भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर ध्यान दो आप, तो अगर मैं यहाँ A बार कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा हमें, Z1 माइनस Z2, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से अगर मैं A कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, Z1 बार माइनस Z2 बार, है ना, यही मिल रहा है। एंड इन द राइट हैंड साइड इट विल बी व्हाट, नथिंग बट 0 ओनली। नाउ जस्ट सी फ्रॉम हियर, अगर मैं Z1 माइनस Z2 करूँ, ठीक है, इधर मैंने Z1 माइनस Z2 रहने दिया, ओके, और इसको मैं उधर लेके गई, ठीक है, और उसके बाद मैंने सारे Z1 वाले टर्म को एक साइड रखना है, A वाले टर्म को अगर दूसरी साइड रखना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट मीन्स Z1 बार माइनस Z2 बार। सिंपल मैथ्स है, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट विल बी हियर, माइनस A अपॉन A बार और नॉट, यस। और यही तो है क्या, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हमने क्या देखा था, अगर दो पॉइंट Z1 एंड Z2 हैं और उस लाइन का हमें अगर स्लोप चाहिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो हम क्या बोलते थे, Z1 माइनस Z2 अपॉन उसी का कॉन्जुगेट, दैट मीन्स Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट बोलो या Z1 बार माइनस Z2 बार बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, करेक्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैंने बताई हुई है आप लोगों को, कंजुगेट प्रॉपर्टीज, करेक्ट। तो डन, एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, माइनस A बाय A बार। दैट मीन्स अब अगर मैं जनरल फॉर्म के साथ इसे कोरिलेट करने की कोशिश करूँ, तो जब भी आपके पास जनरल फॉर्म है, वहाँ से अगर आपको चाहिए यहाँ की स्लोप क्या है उस लाइन का, सो डायरेक्टली यू कैन डू व्हाट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टेक Z बार एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस Z, एंड दैट्स ऑल, डन। तो अब जब स्लोप्स देख चुके हैं, तो चलो इसके कुछ रिजल्ट्स भी देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एकदम ध्यान में रखना और एकदम अच्छे से इसको याद कर लेना, बिकॉज इसे हमें बहुत जगह यूज करना है इन द क्वेश्चंस ऑल्सो और सर्कल वाले चैप्टर में भी, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो क्या है हमारे पास। अगर लेट अस अज्यूम अपने पास जो आर्गन प्लेन है, हमें यहाँ चाहिए क्या, मेनली हम यहाँ आप डील करेंगे स्लोप से, और यहाँ पे हम उससे कुछ रिजल्ट डिराइव करने वाले हैं, राइट। दैट मीन्स अगर मैं दो लाइन की बात करूँ इन द आर्गन प्लेन, तो आर्गन प्लेन का मतलब ये पता है कि रियल एक्सिस साथ साथ इमेजिनरी एक्सिस है, डन। दैट मीन्स अगर मैं दो लाइन की बात कर रही हूँ, तो लेट अस अज्यूम एक लाइन है अपना AB, जिसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है वो Z1 है, Z2 है, डन। दैट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने डिनोट कर दिया है, पास होता हुआ एक लाइन है AB। और इसी तरह से हमारे पास दूसरी लाइन है CD, जो कि पास कर रहा है किसे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर से Z3 एंड Z4 से, डन, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्लोप चाहिए ऑफ किसी भी लाइन का, राइट, तो हमने क्या देखा था कि हम आराम से निकाल लेते थे स्लोप। कैसे निकालते थे, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड कर दो, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से निकल आता था, राइट, वही था ना अपने पास, डन। इतना ही किया था हमने, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले ही देख लिया था रोटेशन वाले थ्योरम में, वही होता था। तो वहाँ से सोचो कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB होगा। और देखो यही तो है स्लोप ऑफ द लाइन AB इज अल्फा,
वही है, करेक्ट। दैट मीन्स Z1 माइनस Z2 किया, डिवाइड बाई इसका जो हमने उसी टर्म का हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है वही होता है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम यहाँ सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यही हुआ है, डन। अब यहाँ पे सिमिलरली अगर CD का मुझे स्लोप लेना है, इसका मतलब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z4 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो यही आएगा Z3 बार माइनस Z4 बार, डन। तो दैट मीन्स CD लाइन के लिए भी हमने यहाँ पे स्लोप निकाल लिया है। तो अपने पास दोनों ही स्लोप अल्फा एंड बीटा मौजूद है, डन। अब इस अल्फा एंड बीटा के ऊपर एक रिलेशन है बड़ा अच्छा सा, क्या रिलेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे जब भी हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे वो 0 होगा, कब, 0 तब होगा जब दोनों ही स्लोप के बीच में हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जब लाइंस होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि AB क्या है, CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, करेक्ट। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो जब हम स्लोप्स को ऐड करेंगे तो आपस में रिजल्ट क्या देगा, 0। कैसे आया, चलो इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। दैट में सबसे पहले मुझे बताओ, रोटेशन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी लाइन को अगर हमें रोटेट कराना है अलोंग दूसरे लाइन, करेक्ट, और जबकि हमें मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया नहीं है, बस यहाँ पे हमें क्या पता है कि हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता है, राइट। तो अगर मुझे इस लाइन को रोटेट करना है अलोंग CD तो हम क्या करते थे, करेक्ट, हमें पता है कि हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाते थे, और यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता था, यही आता था, Z1 माइनस हम लिखते थे Z2, करेक्ट, जिस लाइन से ये जा रहा है, अपॉन हम क्या करते थे, Z1 माइनस Z2 का कॉम्प्लेक्स इसका पूरा हम मैग्नीट्यूड लेते थे। डू यू रिमेंबर, AB वेक्टर अगर लिया है तो AB वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट AB वेक्टर, यही करते थे ना। तो इसका मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यही करते थे, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट। अब जिस भी लाइन के डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे होते थे वहाँ हम क्या लिखते थे, दिस वॉज Z3 माइनस Z4 डिवाइड बाई इसी का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। दैट मीन्स मॉडुलस ले लिया, एंड इनटू जिस भी एंगल से हम इसे रोटेट कर रहे होते थे, दैट मीन्स यहाँ एंगल क्या है, π/2। सो कैन वी डू दिस, यस, आराम से हम कर सकते हैं। अब सोचो कि अगर दोनों ही साइड में स्क्वायर कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास दो सिचुएशन, यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके बीच में इक्वल साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। दैट मीन्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर दूँ और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट, नहीं होगी। तो चलो अगर मैंने स्क्वायरिंग किया है तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस है, ये यहाँ पे कंफ्यूज होके मत एक कैंसिल करा देना, बिकॉज दिस इज जस्ट Z1 माइनस Z2, दैट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे स्क्वायर है, बट ये क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, राइट, अंडरस्टूड। तो अब ये गलती कभी नहीं कर सकते हो बिकॉज आपने सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक से अच्छे से समझा है, ठीक है, डन। नाउ सिमिलरली इस साइड क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z4 का यहाँ पे भी हम स्क्वायर लेंगे, डिवाइड बाय इसके मैग्नीट्यूड का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, है ना, यही करेंगे। यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट मीन्स यहाँ मॉडुलस है उसका स्क्वायर किया। अब अगर e टू द पावर आयोटा π/2 है, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कैंसिल, e टू द पावर आयोटा पाई, यही होगा ना, बिल्कुल। नाउ जस्ट सी फ्रॉम हियर यू नो दैट Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर रहने देते हैं। आपको क्या पता है, मॉड Z का स्क्वायर है। डू यू रिमेंबर समथिंग, जब हमने देखा था कि मॉड Z के स्क्वायर को हम कुछ रिजल्ट में लिखते थे Z इंटू Z बार, डू यू रिमेंबर दैट, यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बच्चे इसे मिस कर देते हैं। स्टार्टिंग में ही पढ़ा है बट हमेशा यूज होता है। मॉड Z का स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार, या बोल लो Z इंटू Z बार इक्वल्स टू मॉड Z स्क्वायर, तो वाइस वर्सा हम उसे यूज करते हैं। तो यहाँ जब मॉड Z का स्क्वायर है तो क्यों ना हम उसे उसमें एक्सपैंड कर दे, दैट मीन्स Z इंटू Z बार। तो Z जैसे ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इंटू इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यही होगा ना, बिल्कुल। नाउ जस्ट सी, अब इसको आप कैंसिल करा दो एक के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो देखा क्या डिफरेंस था, है ना। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसका स्क्वायर करो, डिवाइड बाय यहाँ पे भी हम Z3 माइनस Z4 करेंगे इंटू Z3 माइनस Z4 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, एंड इंटू e टू द पावर आयोटा पाई जो है वो है क्या कायदे से, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, है ना। ऑयलर्स थ्योरम याद है ना, तो वहाँ से हमें क्या पता है, e टू द पावर आई थीटा जो होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो अब cos पाई क्या होता है, -1, साइन पाई क्या होता है, 0, दैट मीन्स ओनली -1 आ रहा है। तो क्यों ना ये
मल्टीप्लाई कर दूँ सिर्फ -1 से। डन। नाउ जस्ट सी, ये वाला टर्म भी एक कैंसिल होगा इसके साथ। अब अगर ध्यान दो तो व्हाट वी हैव, z1 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 का होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज z1 माइनस z2 अपॉन, चलो कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट थोड़ा डिफरेंस आ जाए यहाँ पे। तो z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई क्या है, z1 बार माइनस z2 बार, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। इस माइनस टर्म के साथ मैं इधर लेके आ जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज z3 माइनस z4 डिवाइड बाई इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट में सेपरेट करूँ तो ऐसा ही हो जाएगा, है ना। एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, नथिंग बट 0। नाउ दिस इज व्हाट, नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा और नॉट, एंड दैट इक्वल्स टू 0। कैन यू सी दिस कि कैसे हमने इसे डिराइव किया है, करेक्ट। तो सारे फंडे आपस में कोरिलेटेड है। याद करो, जब मैंने रोटेशन थ्योरम बताया था तो बताया था ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन सी द एप्लीकेशन कि कैसे हम अप्लाई करते हैं रोटेशन थ्योरम को। तो रोटेशन थ्योरम अप्लाई किया, आपने आराम से बता दिया कि भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 होता है, करेक्ट। और वहीं से हम स्लोप्स भी निकालते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के स्लोप्स भी निकाले हैं, वहाँ पे भी तो हमने इसी को यूज़ किया है कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब सिमिलरली दिस इज द होमवर्क फॉर यू कि कैसे जब लाइंस पैरेलल होंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। आई एम गिविंग यू द ट्रिक। क्या करोगे, सेम रोटेशन थ्योरम लगाओगे। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड, या तो 0 डिग्री लिखो या तो 180 डिग्री लिखो। तो उसको अप्लाई करके यू हैव टू फाइंड कि कैसे अल्फा इक्वल्स टू बीटा आ रहा है। डन। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे खुद से ना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो दिस इज डन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो चलो इसके आगे देखते हैं। सो आई होप कि आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी प्रॉब्लम समझाए हैं, आप सबको समझ में आए हैं। सो नाउ यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।